हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो भी चैप्टर वाइज। एज यू नो, हमारा एग्जाम है ऑडिट एंड एथिक्स का। टोटल हमारी 11 चैप्टर्स हैं और 11 चैप्टर्स में अगर आप कोई भी सिलेक्टिव चैप्टर छोड़ के जा रहे हो तो फॉर श्योर बट इसमें 3 या 4 टॉपिक जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो तो आपको करके ही जाने हैं। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। सबसे पहला टॉपिक जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। इसमें फुल क्वेश्चन भी बन सकता है और जिसके पर्टिकुलर क्वेश्चंस है, पर्टिकुलर पॉइंट्स है, उन पे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। सेकंड इज एग्जांपल्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। कितने तरह के हमारे एश्योरेंस एंगेजमेंट होते हैं जो बॉक्स में दिया हुआ है, जैसे ऑडिट हो गई, रिव्यू हो गई, इंटरनल कंट्रोल हो गया, प्रोस्पेक्टिव हो गया। एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, ओके, जिस 3 पार्टी वाला था उसमें सब्जेक्ट मैटर, सुटेबिलिटी क्राइटेरिया, वो वाला क्वेश्चन। तो ये 3 तो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने फॉर श्योर। उसके बाद चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 में कुछ फैक्टर कौन से, एक तो प्लानिंग के और एक स्ट्रेटजीज के। प्लानिंग के कौन से, डिटरमिनेशन ऑफ मैटेरियलिटी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, वो वाले कंटीन्यूअस नॉट डिस्क्रिप्टिव फेज। एंड स्ट्रेटजी में आपको पूरी स्ट्रेटजी करके जानी। 5 इसमें पॉइंट्स है। आइडेंटिफाई द स्कोप, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स, नेशनल एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, एंड अपना एक और था उसमें रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज। ये तो पूरा का पूरा करके ही जाना आपको। बट फिर भी अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो 2 पॉइंट तो आपको इसमें करके ही जाना, दैट इज रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन वाला पॉइंट, जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है, वो वाले जो स्टेप है वो आपको करके ही जाना है। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लानिंग, रैप, पैप और ओएपी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोग्राम एंड फैक्टर्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ये 4-5 टॉपिक्स है जो आपको कवर करके जाने हैं। Then chapter number 11, that is ethics in terms of audit engagement. As you know, none other than threats over the independence. 5 type of threat: familiarity, intimidation, advocacy, self-interest, self-review. ये तो आपको करके ही जाने हैं। Professional skepticism, preconditions क्या क्या होने चाहिए। Then leadership, ऐसे 220 में एक बार लीडरशिप का पॉइंट है। लीडरशिप के पॉइंट में कुछ बातें बताई गई हैं कि वो किन किन चीजों के ऊपर एम्फेसिस होना चाहिए, जैसे क्वालिटी इज एसेंशियल, okay, then maintain the inner culture that everyone raise their concern without the fear of appraisal, without the fear of reprisal। तो ये सारी चीजें हमें करके जानी है। then chapter number 6, छोटा सा चैप्टर है, ऑल ओवर पर्पजेस आपको करके जाने। इसमें टाइप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। एग्जांपल्स ऑफ मैटर्स एंड जजमेंट्स, कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं, कौन सी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स जो हमें इंक्लूड करके चलनी है। चैप्टर नंबर 7, दैट इज कंप्लीशन एंड रिव्यू। सबसे पहला हमारा था सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट किस तरह से वो आइडेंटिफाई करेगा, रीडिंग द मिनट्स, रीडिंग इंटरिम, अंडरस्टैंडिंग, ओके, और ऑब्टेन द डब्ल्यूआर। ये सारे फैक्टर्स थे जो आपको करके जाने हैं। देन फैक्टर्स दैट इवेंट्स और कंडीशंस आइडेंटिफाइड, मतलब ऐसे फैक्टर्स बताओ अगर ऑडिटर को, ये 570 का पॉइंट है, अगर ऑडिटर को कुछ इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हो गए जो कि गोइंग कंसर्न पर डाउट क्रिएट करते हैं तो उसमें ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। डेफिशिएंसी कौन सी है जो सिग्निफिकेंट मानी जाएगी, 265 ऐसे का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। what are the factors that makes a deficiency as a significant deficiency and what is significant deficiency, उससे अगला ही पॉइंट है, ये आपको अच्छे से करके ही जाने हैं। देन चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 में क्या बात है, मतलब कितने टॉपिक्स आपको कवर करके जाने एटलीस्ट। सबसे पहले 7 मिनट का बेसिस फॉर अनमोडिफाइड ओपिनियन। डेफिनेशन पर्सपेसिव की बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल आईसीएआई डेफिनेशन पार्ट पर काफी ज्यादा फोकस कर रहा है, तो आपको ये करके जानी है। ओपिनियन पैराग्राफ की जो ड्राफ्टिंग थी 705 में, वो करके जानी है आपको। ईओएम के एग्जांपल, वो मेजर कैटास्ट्रोफ, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, वो सब। और केएएम किन किन चीजों का सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, जैसे गोइंग कंसर्न का, मॉडिफाइड ओपिनियन का, डिस्क्लोजर्स का, वो सब। रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन प्रायर पीरियड एफएस आर ऑडिटेड बाय द प्रीडिसेसर ऑडिटर, जब पिछले साल की ऑडिट किसी और ऑडिटर ने ऑडिट करी हो तो इस वाले ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसको अपनी रिपोर्ट में जो 3 चीजें डालनी होती है, जैसे टाइप ऑफ रिपोर्ट, टाइप ऑफ ओपिनियन, डेट ऑफ रिपोर्ट, ये सब। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर, एसएस स्टैंडर्ड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट 143 की, रिपोर्टिंग के टाइम पे उसको क्या करना है, ये एमटीपी में भी आ चुका है। इसमें आपको यही देखना होता है कि सारी इंफॉर्मेशन ले ली है या नहीं ले ली है, ओके, और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करे हैं नहीं करे हैं, डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है, ब्रांच ने सारे अकाउंट्स बना के हमें फॉरवर्ड कर दिए हैं नहीं कर दिए हैं, ये सब। नहीं, कारो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो बड़े पॉइंट्स हैं वो आजकल आईसीएआई की नजर के बाहर जा रहे हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बच्चे इग्नोर करके जाते हैं वो आईसीएआई पूछ रहे हैं एमटीपीज में भी और आरटीपीज में भी। जैसे लोन गिवन, लोन टेकन, ये ऑल ओवर इंपॉर्टेंट ही रहते हैं हमेशा। पब्लिक डिपॉजिट, वेरी इंपॉर्टेंट। अनरिकॉर्डेड इनकम, निधि कंपनी, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी और इंटरनल ऑडिट, ओके, ये भी आपको करके जाना है। दिस इज द इजीएस्ट एंड आपके बहुत 5 या 7 मिनट में पूरे कवर हो जाएंगे।
देन चैप्टर 9 जिससे बच्चों को खौफ होता है, बिल्कुल भी खौफ खाने की जरूरत नहीं है, काफी आसान चैप्टर है ये, कुछ टॉपिक्स कर लेना बस। गवर्नमेंट ऑडिट और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स एंड ऑर्डर्स वाला। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल बॉडी, वो 3 थे ना, एक्सपेंडिचर कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। एनजीओ को कैसे ऑडिट करना है, स्कूल फीस को कैसे ऑडिट करना है, वेरिफिकेशन, लीजिंग कंपनी कैसे करते हैं, लीजिंग कंपनी का जो ऑडिट है, और लीजिंग में और हायर परचेज में क्या डिफरेंस है। देन कौन कौन सी बुक्स हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को मेंटेन करनी पड़ती है। कैश बुक में था ना कि लोन डिसबर्समेंट बुक, लोन टेकन बुक, डेटर्स कलेक्शन बुक, एक्सपेंसेस बुक, कैश बुक, सेल परचेज बुक, ये सारे बुक्स। एंड स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कौन कौन से केस में हमें स्पेशल रिपोर्ट देनी होती है, उसमें था ना पर्सनल प्रॉफिटिंग एंड डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस टू वेस्टेड ग्रुप, ये वाली चीजें। एंड इंक्वायरी इंस्पेक्शन कब हो सकते हैं, व्हेन, हाउ, हु, कौन करेगा, ये सारी चीजें। ओके, देन चैप्टर नंबर 10 बैंक ऑडिट। सबसे पहले बैंक ऑडिट में आप करोगे इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का टॉपिक, कि कब हम एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इफेक्टिव बोलेंगे, उसमें था ना मॉनिटरिंग, कंट्रोल, ओके, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, ओवरसाइट बाय टीसीडब्ल्यूजी, ऐसा कुछ था। अदर रिपोर्ट टू बी कंसिडर, जो हमारे स्टेप्स थे उसमें 18 पॉइंट था। अदर रिपोर्ट जो एक बैंक ऑडिटर कंसिडर करेगा, जैसे स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट थी, मैनेजर चार्ज हैंडलिंग रिपोर्ट, वो वाला क्वेश्चन। एनपीए प्रोविजनिंग कैसे बनानी है, वो था ना 15, 25, 40 और 100। आउट ऑफ ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, जैसे पिछले 90 दिनों में ना आया हो, सफिशिएंट ना हो, और हमारा क्या है, जो हमारी लिमिट है वो हमेशा सैंक्शन लिमिट से ज्यादा रहती है। एग्रीकल्चर एडवांसेस एंड इरोजन इन द सिक्योरिटी, ये एमटीपी में भी है, मॉडल टेस्ट पेपर आपका उसमें भी है ये, कि सिक्योरिटी इरोजन हो गई, कम हो गई हो तो किस तरह से उसका प्रोविजन बनाया जाएगा। एंड कंप्यूटेशन ऑफ डीपी। ओके, चैप्टर नंबर 5 में कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी लेंथीएस्ट चैप्टर है, बट ये तो आपको करके ही जाने, चाहे आप छोड़ रहे हो इसको। और ये जो चैप्टर है ना वो जजमेंटल बेस है, अगर ये चैप्टर आप ना भी करोगे ना तो भी इतने समझदार आप लोग हो चुके हो ऑडिट पढ़ के कि 7 या 8 पॉइंट आप अपने आप से बना दोगे। जैसे सेल वेरीफाई करना है तो इसमें सोचने रटने वाली बात नहीं होती, इनवॉइसेस वेरीफाई करनी है, बैंक स्टेटमेंट देखनी है, डेटर की लिस्ट ले लेनी है, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ले लेनी है, तो इस तरीके से आपको अपनी तरफ से बना के लिख के आना पड़ेगा। सीएसआर वेरीफाई करना, सीएसआर याद करना आपको, रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल बोरोइंग की वैल्यूएशन, कैश का डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कैश का डिस्क्लोजर, ट्रेड रिसीवेबल का डिस्क्लोजर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ट्रेड पेबल का डिस्क्लोजर। एमएसएमई वाला पैराग्राफ करना आपको सिर्फ, चाहे कोई भी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हो। एंड रिलेशन विद द स्ट्रक ऑफ कंपनीज, वो भी आपको वेरीफाई करना है, मतलब याद करना है। चैप्टर नंबर 4 में क्या करोगे, इंक्वायरी पे शॉर्ट नोट्स और मींस अवेलेबल टू द ऑडिटर फॉर सिलेक्टिंग द आइटम्स, होता ना 100% आइटम ओवर अ सर्टेन अमाउंट एंड स्पेसिफिक अमाउंट। डिस्कशन कोऑर्डिनेशन के 2 क्वेश्चंस हैं, एक तो वो डिस्कशन कोऑर्डिनेशन में वो क्या बातें करेंगे, और डिस्कशन कोऑर्डिनेशन किस तरह से इफेक्टिव बनेगा, दोनों आपको करके जाने हैं। टाइप ऑफ सैम्पलिंग, एमसीक्यू जो आ सकता है इस पे, इन पे शॉर्ट नोट आ सकता है, प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट एंड नेचर एंड कोज ऑफ मिस स्टेटमेंट। एंड व्हेन इट इज नेसेसरी टू मीट द लीगल काउंसिल, 501 का टॉपिक है ये, कि कब कब हमें एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मिलना चाहिए, जहाँ पे एरिया कॉम्प्लेक्स हो, मैनेजमेंट के साथ डिसएग्रीमेंट हो, रिस्क ज्यादा हो, वहां पे। एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन ये मैटर, जैसे बजट फोरकास्ट था उसमें, एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट अमाउंट, ठीक है, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, बजट, ये वाली चीजें थी। 505 में डिजाइनिंग के क्या फैक्टर्स थे, और नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हम कब कब ले सकते हैं, जहाँ पे रिस्क लो हो, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस का रिस्क कम हो, ऑडिटर इग्नोर कर रहा हो, मतलब ऑडिटर को पता हो कि वो लोग डिसरिगार्ड कर देंगे तो उसको नहीं लेनी चाहिए, बट उसको नहीं पता हो तो वो ले सकता है। फिर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, इन्वेंटरी के 510 में एक टॉपिक है एज इट इज, याद करना है इसको। एंड 520 में पर्पजेस ऑफ एपी आने के अब की बार काफी ज्यादा चांसेस है। चैप्टर नंबर 3 और लास्ट चैप्टर देखना क्या है इसमें, सबसे पहले ऑडिट रिस्क के अंदर क्या क्या कवर नहीं होता, एग्जांपल्स ऑफ मिस स्टेटमेंट्स, देन इंक्वायरी फ्रॉम द अदर्स विद इन द एंटिटी, कहाँ से हम इंक्वायरीज ले सकते हैं, देन अजम्पशन बाय द ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग द मेटेरियलिटी, मतलब मेटेरियलिटी जब हम डिटरमाइन करेंगे तो क्या क्या ऑडिटर एक अजम्पशन ले सकता है। 315 में अंडरस्टैंडिंग के मैटर्स, और बात सुनो, फैक्टर्स तो करने हैं, बट उन 5 फैक्टर्स की जो एग्जांपल्स दिए गए हैं वो भी आपको जरूर से जरूर करके जाना, उनमें से एक फुल एंड फाइनल आना ही आना है। और इन कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल में एक टॉपिक आपका इंक्लूजन ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज, कि कंट्रोल एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती है वो भी आपको करके जाना है। फिर रिस्क ऑफ मेटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा कहाँ पे होता है, नॉन रूटीन और जजमेंटल, ये दोनों आपको करके जाने हैं एज इट इज, कि जजमेंटल में ज्यादा कैसे होता है और नॉन रूटीन में ज्यादा कैसे होता है। फिर इंपैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क एंड सुटेबिलिटी ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल, कब मैनुअल सुटेबल होंगे, कब ऑटोमेटेड सुटेबल होंगे, एंड डाटा एनालिटिक्स। देन टॉपिक 30 नहीं मेरी वाली बुक में, व्हेन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर नेसेसरी,
रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स एंड एक्सेप्शन फैक्टर। देखो कंट्रोल्स नेसेसरी कब होते हैं, ये तीन बहुत छोटा सा टॉपिक है और अभी तक वो हाइड है, पता नहीं चल रहा, बट आ सकता है क्वेश्चन। जब ऑडिटर को नेसेसरी लगे, जब ऑडिटर को और प्रोसीजर एविडेंसेस नहीं दे रहे हो, या फिर ऑडिटर पे रिलाई करना चाह रहे हो, ये इसका आंसर। फिर फाइंडिंग्स को कैसे रिपोर्ट करेगा, आर देयर एनी वीकनेस, वो वाले पार्ट थे जो। और स्पेसिफिक इंक्वायरीज, जब उसको कोई कंट्रोल्स आइडेंटिफाई हो जाएगा, डेविएशंस मिल जाएंगे। ओके तो उसमें ये था एडिशनल टेस्ट नेसेसरी है क्या, क्या सफिशिएंट बेसिस दिया है नहीं दिया है, ये सब। ओके तो ये थे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एंटायर ऑडिटिंग सब्जेक्ट में अपने कवर होते हैं। ठीक है जी, एक दो टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा इसमें। सबसे पहला, रीडिंग स्टार्ट जब भी करो आप तो टारगेट करना कि आपको 2 रिवीजन करके चलनी है। ओके 1.5 में 2 रिवीजन आपको कवर करनी है, चीज का ध्यान रखना आप लोग। और जो भी टॉपिक्स ऐसे हों, जो भी टॉपिक्स ऐसे जो आपको याद ना हो रहे हो या बार भूल रहे हो, तो उनकी पेज को फोल्ड कर लेना और जब आपका एग्जाम डे आएगा उस टाइम पे आपको वो कवर करके जाने हैं। प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, राइटिंग जैसे भी हो आपकी, बट प्रेजेंटेशन आपके काफी अच्छे होने चाहिए। सबसे पहला जो आंसर नंबर है वो सेंटर ऑफ द लाइन में डालना। ओके और जनरली बच्चे क्या करते हैं, ABCD पार्ट है तो यहाँ पे 1 डाल के ABCD ऐसे करके लिखते नहीं, ये दिस इज द रॉन्ग आंसर। यहाँ पे A, देन दूसरा आंसर जब स्टार्ट हुआ आंसर नंबर 1B, देन 1C, इस तरह से। ओके इस तरह से आप करोगे। और अगर केस स्टडीज है तो फैक्ट प्रोविजन कंक्लूजन डालना मत भूलना, डायरेक्ट है तो फिर भी इंट्रोडक्शन तो जरूर से जरूर देना। और एक प्रो टिप है, SA की रेफरेंस आपको जरूर से जरूर डालनी है, समझे। ऑडिट मैच पर रेलेवेंट ऐसे का कोई प्रोविजन नहीं होता, आपको पूरा का पूरा लिखना ही पड़ेगा। ओके तो इस वीडियो में यही करते हैं हम। बट एक चीज मैं आप लोग से कंफर्म करना चाहूंगा, अगर आप लोग मैराथन चाह रहे हैं ऑडिट की तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी, मुझे बताइए कि आपको मैराथन चाहिए है, क्योंकि जितने ज्यादा वोट्स आएंगे, जितने ज्यादा बच्चों की क्वेरीज आएंगी, उतने ज्यादा फिर मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि मेरे को मैराथन लेना है या नहीं लेना है। अगर आप लोग कहोगे तो डेफिनेटली वी विल शेड्यूल अ मैराथन दैट एंटायर ऑडिट कवरेज इन जस्ट 1 डे। ओके थैंक यू, नेक्स्ट डे, बाय बाय।